है, क्योंकि हम और आप गहराई से जुड़े हैं एक दूसरे से। अगर हम दिल से दिल का रिश्ता होगा तो मेरे दिल में क्या है और मैं क्या सोचता हूँ वो आपके पास भी जाना चाहिए। आज का भोकाल देखिए, मनोज सुराजी भी हाईटेक हो गया है, पैदल चल रहा है, सिनेमेटोग्राफी करने की कोशिश कर रहा है और नेता बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मजाल है कि मनोज सुराजी नेता बन पाए, क्योंकि नेताओं का ठेका तो कुछ लोगों ने ले रखा है और वही लोग नेता बनते हैं, वही लोग गारंटियां देते हैं और वही लोग गारंटियां देने के बाद गारंटियों पर फिसल जाते हैं और रोते चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारी गारंटी फेल हो गई, अब हम नई गारंटी देंगे, अब हम नई गारंटी लाएंगे और अब हम श्रम मंत्रालय से गारंटी लाएंगे। वित्त मंत्रालय की गारंटी तो गई तेल लेने, अब नई गारंटी शुरू हुई है और वो गारंटी आ रही है श्रम मंत्रालय से। पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये नेतागिरी को झंझट को छोड़ देते हैं और मैं कहूँगा, क्योंकि और लोग भी बेचारे हमारे जो कैमरा, हमारे साथी कैमरा संभाल रहे हैं, उनको भी मैं इतना चलाऊं फिराऊं ना, इतना घुमाऊं। जंतर मंतर दिखाने का मेरा वो था कि देखिए जंतर मंतर किस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है, और आज ये दिखाने का अर्थ ये था कि आज जो मैं बात करूंगा बड़ी गंभीर होगी। आज हम लोकतंत्र के घटकों पर बात करेंगे, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, और ये जो पूरा जंतर मंतर दिखाने का परिप्रेक्ष्य है, ये दिखाने का परिप्रेक्ष्य है, ये आईना दिखा रहे हैं हम उन लोगों को जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं और नई नई गारंटियां ला रहे हैं। मैं कहूँगा एक जगह आप लगा दीजिए और हम एक जगह रुककर अब हम बात करेंगे और बात करेंगे आज लोकतंत्र के घटकों को भी। देखिए ये सीरीज चल रही है, ये वीडियोस की एक तरीका है, वीडियोस का एक वो है, ये चल रहा है, पूरी सीरीज चल रही है। लोकतंत्र की सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम कह रहे हैं कि राजनीति में भूचाल, राजनीति में भूचाल। और मैं कहूंगा कि फ्रेम में मुझे बता दें कि मैं कितनी पास आ जाऊं या कितनी दूर आ जाऊं, जिससे कि कम से कम आप लोगों तक सही तरीके से वीडियो पहुंच जाए। और ये वीडियो बनाने का मकसद लगातार मेरा ये था, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दे से भटक गया है, ये पेंशनर के मुद्दे से भटक गया है। मैं कहीं नहीं भटका हूं, मैं और गहराई में जा रहा हूं, मैं परतें खोल रहा हूं कि क्यों नहीं 10 साल से पेंशन मिल रही है। मैं नेताओं की पोल खोल रहा हूं, मैं उन यूट्यूबर्स की भी पोल खोल रहा हूं जो रोज सवेरे शाम आ जाते हैं और आपको नई नई गारंटी लेके आते हैं और आपको झूठी सूचनाओं से आपको भ्रमित करते हैं। मेरी तरफ से कोई भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको झूठी सूचना ना मिले। चलिए शुरू करते हैं। कल की जैसे बात हमारी कल बात चल रही थी, तो कल हमने जो बात की थी वो बात मोस्टली क्या परिप्रेक्ष्य था कल की बात का। कल की बात का मोटा मोटा परिप्रेक्ष्य हम जो कर रहे थे, हम जो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, पेंशनर के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। उससे पहले हमने जाना कि नोटा नहीं असहयोग है, और असहयोग जाना पूरा उसकी डिटेलिंग की, और कल भी बहुत सारी बातें की हमने। और कल हमने स्वराज की बात की तो बहुत सारे लोगों ने लिखा मैं हूँ स्वराजी। स्वराजी का मतलब जो स्वयं पे राज करे, स्वयं की भावनाओं पे राज करे। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आपने देखिए मेरे नाम का मतलब चरितार्थ कर दिया, मेरे नाम का मतलब समझ में आया कि मैंने असल में कहा क्या था और मेरे नाम में स्वराजी का अर्थ क्या है। आज हम बात करेंगे, जो चौथा वीडियो है जो स्वराज के घटकों की बात करेंगे, लेकिन उन घटकों से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि नई गारंटी आई है और सावधान रहिए और अब इन गारंटियों में ना पड़िए। नोटा हमारा और आपका अंतिम उद्देश्य है, नोटा इस हरियाणा चुनाव के लिए हमारा अंतिम उद्देश्य है, और नोटा नहीं असहयोग आंदोलन है। इसलिए नोटा पे बटन दबाइए और नोटा को ही जिताइए। आज राजनीति पर फिर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कहानी है, मैंने ही लिखी है और कुछ थोड़ी कहानियां लिखता हूं, कविताएं लिखता हूं, तो आप लोगों के साथ मैं ये कहानी शेयर करना चाहता हूं। और ये मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुने और सुनने के बाद देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर एक गहरा कटाक्ष है। और ये जंगल के ऊपर मैंने आधारित किया है कि जंगल के अंदर कैसे लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र की कहानी है। तो छोटी सी कहानी है, आप सुनिए और सुनने के बाद फिर मैं लोकतंत्र के घटकों पर आऊँगा। किताब मेरी है मेरे पास, देखिए पॉकेट में रखी हुई है ये है, तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। मनोज की कलम से मैं लिखता हूं तो ऊपर लिख देता हूं मनोज की कलम से। एक जंगल में भेड़ियों का राज था। भेड़िए हिंसक, क्रूर और भ्रष्टाचारी थे। एक जंगल हमारा देश समझ लीजिए, तो इस जंगल में भेड़ियों का राज था और भेड़िए क्रूर, हिंसक और भ्रष्टाचारी थे। असहनीय पीड़ा सहकर जंगली जानवर ने एकजुट होकर आंदोलन किया।
सारे जंगली जानवर थे, मेनली तो वही थे जो शाकाहारी जानवर थे, या वो लोग थे जो भेड़ियों के आतंक से त्रस्त थे। उन्होंने कहा यार आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने सब ने मिलकर एक आंदोलन किया, ठीक है। आंदोलन के फलस्वरूप जंगल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब जब आंदोलन होगा तो लोकतंत्र की तो स्थापना होगी। भाई आंदोलन किया है कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ये तुम्हारा अत्याचार है जो तुम किसी को भी मार देते हो, पीट देते हो, लूट लेते हो, खा लेते हो, भेड़ियों, ये चलेगा नहीं। तो आंदोलन के फलस्वरूप लोकतंत्र की स्थापना हुई और चतुर सियार को संविधान बनाने का काम दिया गया। अब यहाँ मैं किसी को, सियार का मतलब ये है कि जो होशियार व्यक्ति होता है, जो चतुर व्यक्ति होता है, जो चालाक व्यक्ति होता है, या जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसको कहा कि तुम संविधान बनाओ। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति ने संविधान बनाया तो संविधान बनाकर उसने दिया, लेकिन संविधान बनाने के बाद उस विद्वान व्यक्ति ने संविधान तो एक तरफ रख दिया। अब उसने अपने एक चेले चपाटे को कहा कि यार संविधान मैंने बना दिया, लेकिन अब तू ना ये एक ऐसी व्यवस्था बना जिससे हम लीडर चुन पाए। तो उसने जो संविधान बनाया उसने ये काम चुनाव आयोग को दे दिया। जंगल में एक चुनाव आयोग होता है, उस चुनाव आयोग को एक काम दे दिया। और चुनाव आयोग को हम बुद्धिमान कहें या मूर्ख कहें, ये आपके ऊपर तय करता हूं मैं। तो उसने संविधान तो अच्छा बना, जो चतुर व्यक्ति ने बनाया संविधान, लेकिन संविधान के अंदर जब चुनने की बारी आई कि लोकतंत्र में किसे नेता चुना जाए, कैसे चुना जाए, तो वो काम सारा दे दिया चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग में जो व्यक्ति बैठा था, जो जानवर बैठा था, वो पता नहीं क्या था, तो उसने अपनी ही संविधान को अलग रखकर अपनी व्यवस्था बनानी शुरू की। और उसने क्या कहा कि एक नई व्यवस्था बनाई। उसने ये कहा कि भाई चुनाव वोटिंग के जरिए होगा और जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसी को हम अपना लीडर मान लेंगे, ठीक है। तो बस फिर क्या था, राजनीति शुरू हो गई। भाई एक व्यवस्था बनाई। हमारे समाज में भी एक व्यवस्था है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये है कि 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे, चाहे वो 10 मिले या 5 मिले, उसी को हम नेता मान लेते हैं। ऐसा ही चुनाव आयोग ने कहा हुआ है। तो यही उस जंगल में भी कानून बना दिया। उस व्यक्ति को, उस जानवर को, जैसे सियार ने चुनाव आयोग के जरिए ये बनाने का मौका दिया था कि कैसे जनप्रतिनिधि चुनो, कि अच्छा लीडर कैसे चुनो। तो उसने सोचा यही तरीका है कि भाई सब लोगों को चुनाव लड़ा दो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर, और जो सबसे ज्यादा वोट ले आए उसको ही हम लीडर बना दें। बस फिर क्या था, राजनीति शुरू हो गई। मक्कार भेड़ियों ने कुछ परिंदों के, मक्कार भेड़िए जो थे, पुराने भेड़िए, तो उन्होंने कहा यार अब ऐसे डायरेक्ट तो हमारी बदमाशी चलेगी नहीं, तो अब करें क्या। उन्होंने परिंदों की बात उठाना शुरू की। कुछ भेड़ियों ने परिंदों की, जैसे हमारे यहाँ कुछ दलितों की बात उठा रहे हैं, कुछ ब्राह्मणों की बात उठा रहे हैं, कुछ मुसलमानों की बात उठा रहे हैं, ऐसे ही कुछ मक्कार भेड़ियों ने परिंदों के हक की आवाज उठाने लगे। कुछ भेड़ों पर हुए अत्याचार को याद दिलाने लगे, तो कुछ चूहों की अस्मिता का सवाल उठाने लगे। सारा जंगल अब छोटे छोटे समूहों में बट गया। क्या, जैसे हमारे देश के अंदर छोटे छोटे समूह हैं, वोट बैंक है, ऐसे ही सारा जंगल भी छोटे छोटे समूहों में बट गया। सभी जानवरों के दिमाग में ये बात ठूस दी गई कि दूसरी जाति के जानवर उनकी जाति का हक मार रहे हैं। ऐसी सबके दिमाग में डाल दी गई। जैसे हमारे यहाँ सवर्णों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि दलितों का हक खा रहे हैं, दलितों के दिमाग में ये डाल दिया कि सवर्ण हक खा रहे हैं, मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दिया कि वो उसका हक खा रहे हैं, हिंदुओं के दिमाग में ये डाल दिया कि मुसलमान हक खा रहे हैं। ऐसा सबके दिमाग में डाल दिया, सभी परिंदों के दिमाग में डाल दिया गया, ठीक है। और अलग अलग पार्टियों का गठन कर दिया गया। भैया कोई किसी समाज की पार्टी हो गई, किसी कोई समाज की पार्टी हो गई। मजे की बात थी कि हर समुदाय को बस इस डर से कि सामने वाले ग्रुप का प्रत्याशी हिंसक, क्रूर और भ्रष्टाचारी है, उसे हराने के लिए हमें भी उससे ज्यादा चालाक, मक्कार और हिंसक प्रत्याशी चाहिए। अब सारे समाज जब डाल दिया गया तो सामने वाले समाज का आदमी तो बहुत चालाक था, मक्कार था, तो उससे टक्कर लेने के लिए तो मक्कार आदमी ही चाहिए। तो अब मक्कार आदमी ढूंढने जाने लगे कि जो प्रत्याशी ऐसा बनाओ जो दबंग हो, प्रत्याशी ऐसा बनाओ जो पैसे वाला हो, प्रत्याशी ऐसा बनाओ जिसका रसूख हो, प्रत्याशी ऐसा बनाओ जिसमें थोड़ी जान हो, सामने वाले को दबा के रखे। तो दबा के भेड़ तो रख नहीं सकती, चूहा तो रख नहीं सकता, परिंदा तो रख नहीं सकता, दबा के तो भेड़ ही रख सकता है। तो सब समाज ने अपने अंदर से ऐसा आदमी निकाला जो हिंसक है, चाहे वो कोई भी समाज है, चाहे वो चूहों का समाज है, चाहे वो किसी का समाज है। तो इन समाजों में हिंसक आदमी तो मिलता नहीं। हिंसक आदमी तो एक ही समाज में होता है, वो भेड़िया। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म का हो, जिसमें भेड़िए का पन होगा वही हिंसक होगा। और तो अब अलग अलग समूहों ने अपने अपने अंदर से भेड़िए निकाले।
और चुनाव में खड़ा किया। अब जो सबसे ज्यादा हिंसक भेड़िया था वो चुनाव जीत गया। अब लोकतांत्रिक रूप से जंगल में भेड़ियों का शासन है। समझे इस बात का मतलब? इस बात का लब्बो लुआब समझे? इस बात का लब्बो लुआब ये है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। लोकतंत्र किस लिए लाए थे? कि लोगों का शासन हो। लेकिन फिर भाई गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के यही बैठेंगे तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में खामी कहाँ रही? खामी संविधान में नहीं रही। संविधान में जब संविधान बनाया गया तो उसमें कहा गया कि उचित जनप्रतिनिधि चुन के लाओ। उचित मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब लीडर ढूंढ के लाओ। और चुनाव आयोग ने क्या समझ लिया कि जो किसी को हरा दे वो लीडर होता है, जो चुनाव जीत ले वो लीडर होता है। हमने कहीं संविधान में ये नहीं लिखा कि चुनाव जीतने वाला लीडर होगा, जनप्रतिनिधि होगा। चुनाव आयोग के पास जब ये काम गया तो चुनाव आयोग में जो IAS ऑफिसर्स या जो भी बैठे थे उस समय के, उन्होंने ये नियम बना लिया कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होंगे और उसमें से जो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा वो वही जीता माना जाएगा। जो पहले नंबर पे आता है उसे सारी जनता पसंद नहीं करती। अक्सर ऐसा होता है कि 70% वोट तो उसके अगेंस्ट ही होता है। एक जगह कहीं वोट पड़े तो आप देखना ऐसा होता है, एक लोकसभा में भी ऐसा होता है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको पड़े हुए मत का बहुत कम मिलता है। मोदी जी के बारे में कहे तो उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को पड़े हुए मतों का लगभग 30% से कुछ ज्यादा मिला, उस पे वो पूरे देश पे शासन कर रहे हैं। बाकी जगह बट गया, अलग अलग जगह बट गया। तो 30% के नेता से उन्हें हमारा ये संविधान, हमारा ये चुनाव आयोग पूरे देश का नेता बना देता है। वो 30% लोगों के नेता हैं और हम कहते हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री। ये उन लोगों के साथ जबरदस्ती है जिन लोगों ने मोदी को नहीं चुना। ऐसे ही अगर राहुल आ जाएगा तो उन लोगों के साथ जबरदस्ती हो जाएगी जिन्हें राहुल ने नहीं चुना। कहने का मतलब ये उन पर थोप देता है, ये लोकतंत्र रूपी लीडरशिप को थोपता है, बॉस देता है, कभी लीडर निकालता नहीं। इस विषय पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे लोकतंत्र के घटकों पर। इसका सॉल्यूशन है, मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है कि ये क्यों हो रहा है और ये सॉल्यूशन बहुत जगह चल भी रहा है कि इसका हल कैसे होगा। ये जो नेता आ जाते हैं, ये नेता सबके नेता नहीं है, ये अपने अपनी जात की बात करते हैं, अपने अपने धर्म की बात करते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। पार्टी माने पार्ट, जो पार्ट खुद ही पार्ट है वो फुल की बात तो करेगा नहीं, वो होल की तो बात करेगा नहीं। पार्टी का मतलब ही पार्ट, और पार्ट को हम पूरे देश पर शासन करने के लिए कैसे दे देते हैं। एक जो पार्ट होता है, एक छोटा हिस्सा होता है, देश का एक टुकड़ा होता है, वो पूरे देश पर शासन करता है तो वो अपनी मनमानी करता है। शासन तो वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसका जो होल हो, जो कंप्लीट हो, जो लीडर हो। ये छोटी मोटी पार्टियों से कभी नागनाथ, कभी सांपनाथ, कभी तू लूट ले जनता को, कभी मैं लूट लूं जनता को। आज बीजेपी को हरा देंगे मिलके, कुछ आते ना बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना है, कल वो कहेंगे कांग्रेस को हराना है। अरे देश को कब जिताओगे? देश को जिताना है तो लगातार देखना, बताऊंगा देश कब जीतेगा, बताऊंगा पेंशनर को हक कब मिलेगा। वो वीडियो भी बना रहा हूं मैं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, लोकतंत्र की वीडियो बना रहा हूं। आज मैं बात करूंगा लोकतंत्र की, और लोकतंत्र के अंदर मैं स्वराज के घटकों की बात करूंगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम बोला कि स्वराज माने जनता का स्वयं निर्मित शासन। जब हमने अपने लिए एक नियम बनाया, हम लोगों के द्वारा, लोगों के जरिए लोगों पर राज करने का एक सिस्टम बनाया, तो वो सिस्टम में मूलभूत तत्व क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए उस सिस्टम के, और हम क्या बना रहे हैं उस सिस्टम का। हम फंडामेंटल्स पहले समझ लेते हैं। ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कभी कभी बोरिंग लगेगी, और मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ। एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं जो एपिक वीडियो होगी, मेरी जिंदगी की भी और आपकी जिंदगी की। मैं उसमें एक बहुत बड़े राजनेता, जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जिसके साथ मैं व्यक्तिगत रहा हूं, मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा, बहुत बड़ा राजनेता, और कम उसकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसका लीडर है वो नेता। उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसको डिबंक करूंगा, और उसकी चीटिंग, जो सबसे पहली जो चीटिंग की थी, वो चीटिंग सबसे पहली मुझे लगता है कि वो हमारे जैसे लोगों के साथ की थी, व्यक्तिगत 1 to 1, ऐसी नहीं जनता को छल लिया उसने, हम जैसे लोगों को छला। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, उस नेता को एक्सपोज करूंगा। लेकिन वो करूंगा मैं जब हरियाणा चुनाव में वोटिंग के आसपास, तो तब तक मैं आपको और बहुत सारी बता रहा हूँ। और वो बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि 14 साल 15 साल हो गए उस चीटिंग को।
वो चीटिंग पूरा खुलासा होगा और भयंकर खुलासा होगा। शायद देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल भी आए उससे, इसीलिए हम कहते हैं राजनीति में भूचाल, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। कल हमने बताया था क्या है स्वराज। आज हम बात करेंगे स्वराज के घटकों की। तो स्वराज के घटक यानी पार्ट, यानी जिन हिस्सों से, जैसे एक मकान को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, ये सब चीजें होती हैं, ऐसे ही स्वराज यानी अपना सिस्टम करने के लिए कुछ घटक होंगे, कुछ फंडामेंटल्स होंगे, कुछ फैक्टर होंगे जिन्हें जोड़कर हम स्वराज की परिकल्पना कर पाएंगे। तो मैं उन्हीं घटकों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला घटक होता है विचार। विचार यानी हमारे मन में आइडिया या जो आप सोचते हैं वो सब। तो विचार किसे कहते हैं? किसी भी कार्य का काल्पनिक रूप विचार है। जैसे मैंने कुछ सोचा कि मैं एक रिपोर्टर बनूंगा, तो मैंने सोच लिया, तो वो सिर्फ विचार है। किस कार्य के बारे में सोचा? इसको रिपोर्टिंग के बारे में, तो ये मेरा कार्य होगा। तो कार्य के बारे में सोचना वो विचार है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए मन में जो स्वरूप बनता है वह विचार कहलाता है। तो ये स्वराज का पहला घटक है। अब विचार से आगे फिर क्या हो जाता है? राय। जब हम विचारों को लोगों के सामने रखते हैं तो वो राय कहलाती है। अभी जैसे मेरे मन में कोई आइडिया आ गया और मैंने आपके सामने रख दिया, आपने पूछा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं, और मेरे मन में विचार, आपके भी मन में विचार आते होंगे, बहुत सारे आइडिया आते होंगे, मेरे मन में भी कोई आइडिया है और मैंने रख दिया, तो उस विचार को जब मैं दूसरों के सामने परोसता हूँ, दूसरों के सामने रखता हूँ, दूसरों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, तो हम उसको राय कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं राय चंद मत बनो, तो वही राय है। अब राय से भी एक और उम्दा चीज होती है। विचार सबसे बेसिक चीज है, उसके ऊपर वो चीज बनती है, वो राय होती है। और राय से भी एक ऊपर की चीज है जिसे हम कहते हैं सुझाव। सुझाव क्या है? किसी और के निर्णय को बेहतर बनाने के लिए उसके मांगने पर विनम्रता से दी गई राय सुझाव कहलाती है। यानी बिन मांगे राय नहीं देनी चाहिए। जब कोई आदमी अपने काम को बेहतर बनाना चाहता है और वो एक्सपर्ट की सलाह ले, किसी जानने वाले जानकार की सलाह ले या जानकार का सुझाव ले और मांगे उससे, और जब आप उसे राय दो तो वो सुझाव बन जाती है। तो आपको मैंने 3 चीज बताई। विचार से शुरू होता है, फिर विचार राय बनती है, और विचार का परिष्कृत रूप, अच्छा रूप सुझाव कहलाता है, क्योंकि उसमें आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, आपसे किसी ने मांगा जाता है तब दिया जाता है, क्योंकि बिगर मांगी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक मुफ्त में मिली हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि राय मत दो, मुफ्त में किसी को कुछ मत दो, जब कोई मांगे तभी दो। उसके बाद होता है निर्णय। अच्छा, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी तो हमने 3 चीजें डिस्कस की। हमने विचार डिस्कस किया, हमने राय डिस्कस की, और हमने सुझाव डिस्कस किया। मैं भी सबसे पहले आपसे सुझाव मांगता हूं। जैसे मैंने ये सीरीज शुरू करी थी लोकतंत्र की, तो मैंने कहा था क्या मैं ये करूं, तो आप सब लोगों ने जब मुझे इजाजत दी तो मैंने शुरू कर दी। तो अब उसमें सुझाव भी आएंगे आपके, और आप सुन रहे हो। पिछली वीडियो अच्छा सुना आप लोगों ने, और ये थोड़ा सब्जेक्ट से अलग भी हो जाती है, लेकिन आप सुन रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सुन रहे हो। मेरे अंदर जो गहराई है और आपके अंदर गहराई है, क्योंकि हम और आप गहराई से जुड़े हैं एक दूसरे से। अगर हम दिल से दिल का रिश्ता होगा तो मेरे दिल में क्या है और मैं क्या सोचता हूँ वो आपके पास भी जाना चाहिए। इसके बाद आता है निर्णय। निर्णय यानी डिसीजन। किसी भी विचार को करने का संकल्प निर्णय कहलाता है। अब कोई विचार है, विचार एक ही व्यक्ति के मन में प्रकट होता है पहले, फिर वो अपना दूसरों को बताता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है, कभी कहता है, उस निर्णय में बहुत सारे लोग साथ हो जाते हैं। लेकिन निर्णय एक ही आदमी लेता है। मैं तो अकेला ही चला था मंजिले गालिब, लोग आते गए और काफिला बनता गया। कहने का मतलब है, जब मैंने शुरू किया होगा तो वो मेरे मन में एक विचार होगा, क्यों ना मैं पेंशनर की आवाज उठाऊं। फिर धीरे धीरे लोगों को भी अच्छा लगा तो लोग आ गए, और आज तो काफिला बन गया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत दिल से बात कर रहा था और आप भी दिल से सुन रहे थे। तो दिल से दिल की बात सुनी जाती है, जुड़ी जाती है, और दिल से दिल का रिश्ता होता है। तो वो रिश्ता जो कायम हो गया वही निर्णय है। तो निर्णय का मतलब किसी एक व्यक्ति का संकल्प, किसी एक का, क्योंकि उसी ने जो विचार आया, उसी ने अपने विचार को परिष्कृत किया, उसी ने वो निर्णय लिया। कर्म क्या है? निर्णय को अब निर्णय तो ले लिया, संकल्प तो ले लिया, लेकिन अब हमें करना है कुछ। तो उस निर्णय को वास्तविकता की धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। तो हमने, कुछ लोग तो विचार तक चले जाते हैं, कुछ लोग राय में चले जाते हैं, कुछ लोग सुझाव में चले जाते हैं, कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं। हमने आपने संकल्प लिया कि नोटा में बटन दबाएंगे और अपना असहयोग आंदोलन दर्ज करेंगे, तो ये संकल्प हो गया। अब कर्म क्या होगा? कर्म वो होगा कि हम इसको एग्जीक्यूट कर दें। आम आदमी पार्टी नोटा से पिछली बार कम थी, 0.5% नोटा को मिला था, आम आदमी पार्टी को कम मिला था। हमें अब की बार
नोटा को 2% पे ले जाना है, यानी हम आम आदमी पार्टी से आगे रहने चाहिए कम से कम, क्योंकि पिछली बार भी आगे थे तो हमें नोटा को अपने को पीछे नहीं होना देना है, क्योंकि नोटा अब हमारी एक तरह की पार्टी है। इस समय नोटा हमारा असहयोग है, तो हमें कम से कम कई पार्टियों को पीछे रखना है और वो हम सब मिलके करेंगे, यही हमारा कर्म है। सामूहिक ज्ञान, कर्म के बाद एक और शब्द आता है, ये सब मैं स्वराज के घटक बता रहा हूँ। कर्म आपको समझ में आ गया। सामूहिक ज्ञान, अपने कर्म को बेहतर बनाने के लिए उसमें विषय के जानकारों की सुझाव लिया जाना सामूहिक ज्ञान कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास कोई आइडिया है, सपोज करिए, और मुझे चाहिए कि मुझे और बेहतर करना है उस आइडिया को, तो उसमें एक्सपर्ट्स लोग हैं। अब जैसे पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेंशन को समझने वाले, शायद मेरे पास संकल्प है, मेरे पास निर्णय है, मुझे पेंशन की लड़ाई लड़नी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं ही बहुत बुद्धिमान हूँ, तो ये मेरी कमी है। मुझे क्या लेनी है, मुझे सामूहिक ज्ञान करना है, मुझे कलेक्टिव विजडम की बात करनी है, तो मुझे और लोगों से सीखना है जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं। उनको एकत्रित करो, उनसे सीखो, और उस सब से जो निकलेगा, उस सब से भी निकलेगा जो, वही स्वराज होगा। यानी एक प्रोसेस है, पौधा लगाया, छोटा पौधा बड़ा, फिर वो फल देने लगा। तो स्वराज ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे। ये नहीं कि अचानक एक रात सुबह उठ के बोला और पब्लिक पे एक डिसीजन थोप दिया। इसी स्टेप से जो काम होता है वही स्वराज कहलाता है, और ये सबको पसंद आता है। ऐसा काम जिसमें सबकी सहभागिता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मर्जी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो, और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन किया गया हो, गहरी बात की गई हो, हर पक्ष को टटोला गया हो, वही जब वो चीज बनती है वो स्वराज कहलाती है। और ऐसा ही संविधान सभा में हुआ था, जब असेंबली में बहुत सारी डिबेट हुई थी, आप सुनोगे पुरानी डिबेट, तो उससे हमारा संविधान बना, एक शानदार संविधान बना। लेकिन हमारे चुनाव आयोग में 2-4 अफसर बैठ के उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसे कहते हैं कि एक चुनाव जीतने का सिस्टम। वो चुनाव जीतने का जो सिस्टम बनाया उसी ने सब ऐसी तैसी करी, और उसका क्या सुधार है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ बताने का मतलब है। उसके बाद अब मैं एक फाइनल शब्द बोलूँगा, मैं इसे ब्रह्म वाक्य कहता हूँ। ब्रह्म वाक्य, देखिए इसको मैं अभी एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, मैं अगले वीडियो में आज इसे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। लेकिन आपको याद रखना है, नोटा असहयोग आंदोलन है और नोटा पे बटन दबाना है, और हरियाणा में हमको नोटा पर इतना वोट डलवाना है, इतना वोट डलवाना है, इतना वोट डलवाना है कि हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाएं एज ए पेंशनर, कि हम भी पेंशनर भी कुछ मायने रखते हैं। हम किसी पार्टी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, हम अपनी बात रख रहे हैं नोटा के माध्यम से। ये जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ ये ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य का मतलब जैसे कोई कहता है ना मंत्र, गुरु मंत्र होता है। पूरी मेरी फिलॉसफी जो मैं बोल रहा हूँ, पूरी मेरी सोच इन 3-4 शब्दों में सिमट जाती है। धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप भी सुन लेना, और सुनने के बाद इस पर विचार करना। इस पर मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूँ जो मैंने ये लाइन लिखा है, क्योंकि ये इसकी आत्मा है, इसका जेस्ट है, ये इसका वो है, लब्बो लुआब, और ये क्रीम है। ये 4 सेंटेंस बोलूंगा मैं, ये 4 सेंटेंस क्रीम है। तो सबसे पहले राजनीति की क्या प्रॉब्लम है? राजनीति परसेप्शन और प्रोजेक्शन पर चलती है, यही प्रॉब्लम है। परसेप्शन यानी आपकी सोच पर चलती है, आप रियलिटी पे नहीं चलती। आपने एक आइडिया बना लिया कि ऐसा होता है, वैसा होता होगा, ऐसा होता था, ऐसा था। परसेप्शन और प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी बड़ा दिखना, जो जितना बड़ा दिखेगा, जितना चमकदार दिखेगा, जितना अच्छा दिखेगा, दिखने पे, करने पे नहीं। राजनीति परसेप्शन और प्रोजेक्शन पर चलती है, इसीलिए सारी बुराइयां हैं। इसे कर्म पर चलाओ तो सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। कर्म पे चलती हुई, कर्म पे यानी कि जो काम पे चलने वाली चीज है, अगर काम के ऊपर वोट मिल जाए, हम सिर्फ छवि पे वोट देते हैं, हम सिर्फ जाति पे वोट देते हैं, हम सिर्फ परसेप्शन पे वोट देते हैं, हम काम पर वोट जिस दिन देंगे उस दिन सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। और काम पर कैसे आएगी राजनीति? भाई कर्म पे चलाओ तो वो तो कहता है मैं तो काम कर रहा हूँ, बोलना ही मेरा कर्म है। कोई कह रहा चीटिंग करना ही मेरा कर्म है, कोई कह रहा बेवकूफ बनाना ही मेरा कर्म है। लेकिन मैं इस कर्म को, राजनीति में जो कर्म है, जो सकारात्मक कर्म है, वो कैसे आएंगे? कर्म तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जो जनता के वेलफेयर के लिए कर्म है वो कैसे आएगा? मेरे वेलफेयर के लिए कर्म है तो वो सेल्फ के फायदे के लिए, महत्वाकांक्षी के लिए, तो वो राजनीति उस कर्मों पे चल रही है। सबका वेलफेयर हो, उसका कर्म क्या है? तो उसके लिए ये लास्ट में जो लाइन है ये ध्यान से सुनिए। अब तक तो मैंने ये बताया कि राजनीति परसेप्शन और प्रोजेक्शन पर चलती है, इसे कर्म पर चलाओ, सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अब कर्म पे चलाने के लिए क्या करना है? राजनीति में जीत की जगह सफलता डाल दो, राजनीति कर्म पर चलने लगेगी। ये बड़ा
लाइन मैं फिर से दोहरा देता हूँ, राजनीति में जीत बहुत जरूरी हो गई है आज। जो जीतता है वही सिकंदर है, और जो हार जाता है उसे हम बंदर कहते हैं, उसे हम कहीं का नहीं रखते। एक आदमी एक वोट लेकर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और एक वोट कम मिलने से एक आदमी को हम बिल्कुल जीरो कर देते हैं। ये व्यवस्था एकदम खराब है, ये युद्ध की व्यवस्था है, क्योंकि युद्ध में ही एक आदमी दूसरे आदमी को लूट के खा जाता है। वरना अगर और कोई व्यवस्था होगी तो वहां पर सफलता होगी। सफलता का मतलब हमें किसी को हराना नहीं है, क्योंकि देश में हम दूसरे को क्यों हराना चाहते हैं? तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, मैं किसी और को क्यों हराऊंगा? भाई उसको 10 लोगों ने पसंद किया तो वो 10 लोगों का प्यारा है, वो भी 10 लोगों का प्यारा है। किसी को 100 लोगों ने पसंद किया तो वो 100 लोगों का प्यारा है। लेकिन 100 लोगों वाले ने 10 लोगों को हरा दिया, ये बात गड़बड़ है। वो ये तो कह सकते हो कि एक नंबर 2 पर है, एक नंबर 1 पर है, ऐसा कह सकते हो। ये ज्यादा प्यार करते हैं लोग, इसे कम प्यार करते हैं। लेकिन सामने वाले को जीरो कर देना और उसको सिस्टम से निकाल कर बाहर फेंक देना, वो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से ही राजनीति कर्म पर नहीं चलती। मैं बताऊंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। और राजनीति में भूचाल, ये आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी तो आगे हम बताएंगे। आगे हम राजनीति की बहुत सारी कमियों की बात करेंगे कि वोट में कमियां कैसे होती हैं। अगले जो कल का वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। आज के वीडियो में तो हमने स्वराज की बात की, स्वराज के घटकों की बात करी, और ब्रह्म वाक्य की बात करी, जो राजनीति का ब्रह्म वाक्य है। राजनीति परसेप्शन और प्रोजेक्शन पर चलती है, ये हमने कहा। अच्छा, एक तो हम लगातार कहते हैं कि कमेंट में कुछ लिखवाना होता है, तो आज के कमेंट में लिखो भूचाल। भूचाल, अर्थक्वेक या पलट देना किसी भी चीज को, तो आज भूचाल लिखो। भूचाल, BHUCHAL और BHOOCHAL, वॉट एवर यू वॉन्ट, भूचाल लिख देना। आज आपको कमेंट में भूचाल लिखना है, और हम भूचाल मचाएंगे। हम भूचाल राजनीति में लाएंगे और राजनीति को पलट के सेवा नीति में बदल देंगे इसे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। और नोटा याद रखना, नोटा वो पहली कड़ी है हरियाणा में जो राजनीति में भूचाल लाएगी, और इन सब की दुकानें बंद करेंगे कांग्रेस बीजेपी की, चिंता मत करो। और हम अब राजनीति में दुकानदारी बंद करेंगे, और राजनीति में हम राजनीति को पलट के रख देंगे। और पलटने का वायरस मेरे पास है, बताऊंगा अगले वीडियोस में, धीरे धीरे खुलासा करूंगा। आपको कुछ रोचक लगता है तो जरूर देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।